आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में गंभीर मुद्दे आते जा रहे हैं और साथ साथ कहा जा रहा है कि पर्व त्योहार के मौसम की बात की जा रही है और वैसे मौके पे एक बार राज्य में कई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर सांप्रदायिक तनाव होते जा रहे हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था को कौन बेहतर करने की स्थिति में ला पाएगा। क्या इस सरकार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता जा रहा है कि खास करके गिरिडीह की चर्चा की जाए, हजारीबाग की चर्चा की जाए, वहां खास करके रामनवमी के अवसर पर, होली के अवसर पर आपस में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस पर सवाल पुलिस पर भी खड़ा हो रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भी बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन एक जानकारी और मैं दे दूं कि अभी हाल में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से चर्चा चलती रही थी उसके बाद से रांची में एक हत्या हुई है। अनिल टाइगर खास करके बीजेपी के नेता हैं, उनकी हत्या हुई है देर शाम को और उसके बाद से रांची में भी माहौल खराब दिखाई पड़ रहा है। आज तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां धर्म और बाकी चीजों को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से सुधरेगी या फिर किस तरीके से राज्य का माहौल होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जरा एक रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले देखते हैं कि हाल के दिनों में किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और खास करके पर्व त्योहार के मौसम में क्या कुछ माहौल बनता जा रहा है। मंगलवार 25 मार्च की दरमियानी रात हजारीबाग शहर एक बार फिर सांप्रदायिक टकराव का गवाह बना। रामनवमी की मंगला जुलूस में पत्थरबाजी से हालात बेकाबू हो गए तो झंडा चौक पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस को 4 राउंड गोली चलानी पड़ी, कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए, दोनों तरफ से लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। सुबह हुई तो विधानसभा गर्मा गई। बीजेपी विधायकों ने सीधे सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ा और पत्थरबाजों को संरक्षण देने का इल्जाम लगाया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोई पर्दा नहीं रखा और कहा कि मुस्लिमों के मुहर्रम जुलूस, रमजान के नमाज पर कोई हमला नहीं होता तो सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों हमले हो रहे हैं। सरकार हिंदू त्योहारों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाकर पत्थरबाजों की शिनाख्त क्यों नहीं करती? नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही हमला क्यों होता है? सरकार की तरफ से जवाब संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिया। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार हिंसा की वजह पता कर रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सूबे की आबोहवा किसी को खराब करने नहीं दी जाएगी। समाचार पत्र के माध्यम से हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और सरकार जिन कारणों को लेकर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है उन कारणों के प्रति सरकार गंभीर होते हुए कार्रवाई भी सरकार करेगी, इतना मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे इसके प्रति हमारी सरकार एकदम गंभीर है। विधानसभा के साथ साथ देश की संसद में भी मंगला जुलूस पर पत्थरबाजी का मुद्दा उठा। हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड की सरकार पत्थरबाजों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर मॉडल से कुछ सीखा नहीं योगी के बुलडोजर मॉडल से कोई सीख ली। मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड की पुलिस हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए हिंदू त्योहारों के दौरान झारखंड में सेंट्रल फोर्स लगाई जाए। झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हजारीबाग हिंसा का मुद्दा गरमाया तो सियासी गलियारों से बयानों की चिंगारी भी निकली। भाई शिल्पा में हाथ तिरकी, बंधु तिरकी इफ्तार पार्टी करते हैं। होली पार्टी कभी किया है क्या? दिवाली पार्टी कभी किया है क्या? ईद बकरीद होता है, मुहर्रम होता है, 17 तरह के त्योहार होता है मुसलमान भाइयों का, तो उसमें कहीं कभी पथराव सुने हैं? हम नहीं समझते हैं कहीं पथराव हुआ, लेकिन जब हिंदू का जब त्योहार हो जाता है तो पथराव शुरू हो जाता है। हजारीबाग में ये कोई पहली घटना नहीं है। 1 महीने पहले 26 फरवरी को भी शिवरात्रि के जुलूस पर हमला हुआ था। बीते 8 महीने में हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच 7 से ज्यादा हिंसक झड़प हुए हैं।
हजारीबाग में ही बार बार हिंदू त्योहारों के दौरान ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल है कि हजारीबाग में ही ये बार बार दोहराया जा रहा है। आखिर क्यों? आखिर प्रशासन क्यों फेल हो रहा है? पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो प्रशासन और राज्य सरकार से ही पूछा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके के माहौल की हम बातचीत कर रहे हैं उसमें दो पहलुओं पे आज हम गौर करने की कोशिश करेंगे। एक पहलू खास करके कहा जा सकता है कि पर्व त्योहार के माहौल में कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कौन ऐसे लोग हैं जो आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि रांची जैसे शहर की बातचीत की जाए, राजधानी की बातचीत की जाए तो किस तरीके से एक आज नेता की हत्या हुई है, किस तरीके से एक अपराधी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और साथ साथ पूरे माहौल को किस रूप में लिखा जा रहा है। क्योंकि अभी की बातचीत की जाए तो कल रांची बंद, झारखंड बंद का आह्वान करने की घोषणा की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधियों को धरपकड़ की जानी चाहिए। हमारे साथ फिलहाल कैलाश यादव जी जुड़ रहे हैं। आज खास करके जिस तरीके से आज की बातचीत है आरजेडी से है और आरजेडी के होने के नाते तमाम बारीकियों को जानते भी हैं, समझते भी हैं और कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दों पे बार बार हम उनसे चर्चा करते हैं। उनका स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा उन्हीं से समझते हैं। कैलाश जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है आज के दिन खास करके कि विधानसभा में भी जो बातें उठी हैं, खास करके सांप्रदायिक तनाव की बात आती है, पत्थरबाजी की बात आती है, गिरिडीह और हजारीबाग की घटनाओं की बात आती है और बीजेपी लगातार जो विपक्षी पार्टी होने के नाते सरकार पर भी सवाल खड़ी कर रही है। विधानसभा में आज ये मामला तेजी से सामने आया है। क्या दिखता है, किस तरीके के माहौल को देख पा रहे हैं? हाल के दिनों में कई पर्व त्योहार हैं। निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है और शासन और प्रशासन का इकबाल जो है कि विधि व्यवस्था से ही होता है। तो विधि व्यवस्था में अगर कोई त्रुटि आएगी, कोई बात आएगी तो चर्चा होगी और चर्चा होना अच्छी बात है। और किसी तरह की कोई शक सुविधा होती है तो विपक्ष का काम है इसको उजागर करना और सरकार का काम है उस पर नकेल लगाना। अगर ऐसी कोई बातें आई है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश जी, एक बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब विपक्षी पार्टी बीजेपी इस बारे में बार बार चर्चा करती है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, यानी कि साफ तौर पे कहा जाता है कि जानबूझकर कार्रवाई की जाती है, जैसा कि आज बाबूलाल ने भी कहा। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, इन सारे मुद्दों पे बातचीत की जाती है। क्या लगता है कि सरकार राज्य में जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसी कोई संकेत या बाकी चीजें दिखाई पड़ रही है क्या? राज्य के सम्मानित नेता है, आदरणीय हैं और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको राजनीति का झारखंड के हर क्षेत्रों में काफी अनुभव रहा है। और बाबूलाल जी पहले अपनी पार्टी भी बनाए हुए थे, बीजेपी से मुख्यमंत्री, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रतिपक्ष के नेता हैं, सम्मानित है। बाबूलाल जी जानते हैं कि राज्य सत्ता कैसे चलती है, विधि व्यवस्था कैसे काम करती है, प्रशासन का सिस्टम व्यवस्था क्या है। और हजारीबाग का इतिहास है, पहले भी आपके हम चैनल में चर्चा किए हैं। हजारीबाग का इतिहास है कि जब रामनवमी का समय आता है या मुहर्रम और ईद का समय आता है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो है कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं परंपरागत तरीके से हमेशा जो है कि डिस्टर्ब परेशान करने का काम करते हैं और जो है कि चाहते हैं कि शहर जो है कि अशांत हो, आपस में सौहार्द मैंने वातावरण बिगड़े, भाईचारे को जो है कि बिगाड़ने की कोशिश, ऐसे कुछ तत्व हैं। निश्चित तौर पर प्रशासन जो है कि इस पर चौकन्ना है और ऐसे लोगों की तलाश करेगी और कर भी रही है। चलिए, जरूर कार्रवाई करने की बात कही जाएगी। कैलाश जी, हम आते हैं आपसे के पास, दूसरे मुद्दों पे भी बातचीत करेंगे। आज कुछ डिबेट का मसला होगा, दो पहलुओं को एक साथ गौर करेंगे हम। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन जुड़ रहे हैं। मोइजुद्दीन, ये बार बार हम लोग बातचीत करते हैं, लगातार कहा जाता है कि पर्व त्योहार के माहौल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं तनाव पैदा करते हैं।
अब जाकर दो मामले की मैं चर्चा करूंगा। एक गिरिडीह होली के समय के मामले की आज की बातचीत की जाए तो आज चर्चा इस बात की हो रही थी कि हजारीबाग में तनाव है और अभी तो ईद आना बाकी है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि रामनवमी का त्यौहार है, सरहुल जैसा त्यौहार है। इन सारे त्योहारों में किस तरीके के माहौल को देख रहे हैं आप? लगातार तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, पुलिस महकमे में भी जा रहे हैं और बाकी राजनीतिक दलों से भी बातचीत आपकी हो रही है। मोइजुद्दीन, बिल्कुल राकेश, देखिए ये राजधानी है जहां से सूबे की दशा और दिशा तय होती है, लेकिन इसी राजधानी को अपराधियों ने इस तरह से छलने का काम किया है जिससे ये प्रमाणित नहीं हो पा रहा कि राजधानी में अपराध है या अपराध में राजधानी। लगातार बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि राजधानी में कई ऐसे मामले हो रहे हैं। ताजा मामला ही बात कर लें तो कांके थाना क्षेत्र में अनिल टाइगर की हत्या ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है और इस हत्या के बाद साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, उन्होंने कहा है कि राजधानी में अपराध कहीं न कहीं बढ़ गई है। साफ तौर पर झारखंड के गिरिडीह की बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले या खुद राजधानी की बात कर ले तो अपराधी जो है वो इस तरह से पूरे झारखंड राज्य में अपना कवच बनाए हुए हैं, इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कि राज्य के शासन को, प्रशासन को एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ के इकबाल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और पूरे शहर की जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और बात करेंगे झारखंड के डीजीपी जहां विधि व्यवस्था को लेकर, त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठकें कर रहे हैं, व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है, कैसे सकुशल त्योहारों को आपसी भाईचारे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाए, तमाम चीजों पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वही अगर अपराधी इस तरह से अंजाम दे रहे हैं घटना को तो कहीं ना कहीं पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ये अपराधी कहां से आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब यहां पर ये सवाल उठ रहा है राकेश की आज की जो घटना है रांची कांके थाना क्षेत्र में अनिल टाइगर की हत्या में, तो पुलिस को एक बाइक मिला है झाड़ियों से जिसमें बिहार का नंबर अंकित किया गया है। इससे ये लग रहा है कि जो अपराधी है, जो शूटर है, वो हो सकता है कि बिहार से आए हुए हैं। दूसरी ओर एक अपराधी को, इस घटना में शामिल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है राकेश की आखिर ये अपराधी आते हैं आपके पास, आते हैं फिर बातचीत करते हैं। अनिल टाइगर की भी बातचीत करेंगे, वर्तमान माहौल की भी बातचीत करेंगे, विधानसभा की गतिविधियों पर भी बातचीत करेंगे। एक और मैं जानकारी दे ही देता हूं, खास करके आज संसद में भी इस पे मुद्दे पे बातचीत हुई है। झारखंड में जो माहौल चल रहा है और खास करके अभी की बातचीत की जाए तो हजारीबाग की जो घटना हुई है और खास करके गिरिडीह की घटना हुई है। मनीष जायसवाल सांसद हैं हजारीबाग के, उन्होंने सीधे तौर पे संसद में भी इस मुद्दे पे सवाल खड़े किए हैं। कानून व्यवस्था को तो समझेंगे ही। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी बीजेपी से हैं, हम उनके साथ जुड़ते हैं। जरा प्रदीप जी, क्या कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं? लगातार आप लोग आवाज उठाते रह रहे हैं, चाहे रांची की कानून व्यवस्था की बातचीत की जाए या फिर गिरिडीह की बातचीत की जाए या फिर हजारीबाग की बातचीत की जाए, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार आप लोग फिर से जो आवाज उठा रहे हैं उसको लेकर अब संजीदगी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। कई बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं लगातार। आपके प्रश्नों का जवाब दूं उसके पहले मैं कैलाश यादव जी को सुन रहा। उन्होंने बहुत ही साफगोई से कहा कि जो हजारीबाग में घटना हुई तो ईद और मुहर्रम में भी इस तरह के कुछ तत्व हैं जो कि डिस्टर्बेंस करते हैं। चुनौती देता हूं उनको कि एक कोई इंस्टेंस बता दे, उदाहरण बता दे जब ईद और मुहर्रम में हिंदू समाज के लोगों ने पथराव किया हो, आगजनी की। तो जो पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है ना, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक वर्ग विशेष का जो है मुसलमानों का तलवा चाटने की जो आदत रही है लोगों की, उससे वो आज तक वो माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पा। और जहां तक अपराध की बात है तो अपराध तो मैं समझता हूँ इस सरकार में जिस तरह से नियंत्रण से बाहर जा चुका है, सरकार के बूते की बात नहीं है। आज हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई कांके में, जनाक्रोश उसको लेकर भी है। लेकिन आप देखें जिस तरह से गिरिडीह की घटना हुई थी होली के दिन, अगर सरकार सचेत रहे कि मंगलवारी जुलूस कल निकल रहा है, उस पर प्रशासन अगर सतर्क रहता तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन प्रशासन बिल्कुल निश्चिंत है, अगर होता हो उससे क्या फर्क पड़ता है। उसको बाद में रोना धोना करेंगे, बाद में मुख्यमंत्री तो एक शब्द नहीं बोलते हैं अपराध पर। कभी उनके मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या बहु बेटियों की जो इज्जत लूटी जा रही है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे, कभी वो कुछ नहीं बोलते। डीजीपी महोदय से एक आस जगी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं अपराधियों के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। लेकिन एक इनकाउंटर के बाद अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे तो ये अपराधी अगर रोजाना आपको चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं,
कि इनके रोजाना इनकाउंटर की जरूरत है। ऐसे अपराधी तत्वों के सफाई की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि दृढ़ता के साथ ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए और जहां तक भारतीय जनता जरा पार्टी चलते हैं। कैलाश जी जुड़े हैं। प्रदीप जी आते हैं आपके पास, बाकी बारीकियों को भी समझेंगे हम। कैलाश जी, जिस तरीके से प्रदीप जी का भी कहना है, तमाम चीजें चर्चा के बीच आ रही हैं और कहा जाता है अमूमन कि जब सरकार चलती है कहीं ना कहीं एक बार प्रशासन सशक्त होता है, और साथ साथ ये भी कहा जाता है अक्सर झारखंड जैसे राज्य में, आप लोगों ने भी इस पर काफ़ी चर्चा की है पहले, घोड़ा और घुड़सवार की चर्चा होती है। अगर घुड़सवार मजबूत है तो घोड़ा आसानी से दौड़ा सकता है। क्या लगता है कि आपकी सरकार कितनी मजबूती के साथ काम कर रही है? क्योंकि इस तरह के उदाहरण जब आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं जब सामने आ रही हैं, तो सदन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सड़क पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अपराधी के खिलाफ में हर प्रशासन काम करती है, और अपराध अगर ऐसा शासन में आता है या किसी क्षेत्र में आता है तो प्रशासन के लिए चुनौती होती है। ऐसा नहीं कि प्रशासन के चाहने से और हमारे और आपके चाहने से कुछ घटनाएं होती है। ये संयोगवश है। अनिल टाइगर हमारे भी जानने वाले लोगों में से थे, उनका जमीन का भी कारोबारी था, कई तरह का बातें थी। अब तो जांच पड़ताल में मामला आएगा, क्या बात है नहीं है। लेकिन हम प्रदीप जी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम इनको काफी ऑनर करते हैं, लेकिन तलवे चाटने की एक मुसलमान शब्द तो इनका है। ऐसी बातों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं को बचना चाहिए। कहा इसलिए मुझे कहना पड़ा। अब सुना जाए, अब हमारे आदरणीय नेता है सीपी सिंह जी, हम लोग का घरेलू संबंध भी है उनसे। पार्टी जरूर अलग है लेकिन एक विचारधारा अलग जरूर है, लेकिन एक व्यक्तिगत संबंध है। प्रदीप जी से भी हमारा निजी संबंध है। लेकिन सीपी सिंह जैसे इतने वरिष्ठ नेता, कई बार के एमएलए रहे, 7-8 बार उनका, मेरे ख्याल से 6 या 7 बार उनका हो गया सदन में, और स्पीकर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सभ्यताएं होनी चाहिए, मर्यादाएं होनी चाहिए, जो कि बातें ऐसी हो जो समाज में नफरत का बात नहीं बने। तो ऐसे बातों से बचना चाहिए, और ऐसे बातें करने से निश्चित तौर पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज के लोग जो उसमें सामाजिक तत्व होते हैं, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, टारगेट कर नफरत फैलाने का काम। कैलाश जी, यही सवाल शायद प्रदीप जी भी कर रहे थे कि असामाजिक तत्व जो हैं वो कौन लोग हैं, आखिरकार उसको चिन्हित कौन करेगा? ये सवाल सदन में भी था और आज भी प्रदीप जी इसी सवाल को कर रहे हैं। ये पूरे भारत वर्ष का ये स्थिति है, पूरे देश का यही स्थिति। अभी महाराष्ट्र में देखिए, एक जो है कि आपको वो क्या बोलते हैं, वो जो नहीं महाराष्ट्र में जो कामरान का जो मामला अभी चल रहा है, कामरा के क्या उसका नाम है, मामला चल रहा है। अब आजकल जो है कि नाटक करने वाला, मजाक कर कोई भी लोग जो है कि टाइटल से, जाति से सत्ता सरकार के और नेताओं को परेशानी हो रही, सब चीज से बचना चाहिए। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, जैनियों का देश है, इसमें सभी लोगों का संविधान हमारा इजाजत देता है कि एक सेकुलर देश है। इसमें हमको नफरत नफरत की बात नहीं करनी चाहिए, भाईचारे जोड़ने की बात करनी चाहिए, तभी देश के या राज्य का विकास होगा। अगर ऐसी घटनाएं आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौती, और प्रशासन इस पर जो है कि कड़ी कार्रवाई करेगी, इसमें कहीं कोताही बरतने की बात नहीं है। और जो मामला आएगा, जो भी लोग होंगे वो इसमें जो पहचाने जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इस पर प्रशासन कहीं प्रदीप जी से समझते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है ये असामाजिक तत्वों के नाम आते हैं बराबर की असामाजिक तत्वों ने, ये असामाजिक तत्व आप लोगों ने भी लंबे समय तक काम किया है झारखंड में, और लंबे समय तक अभी भी आप लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, इन सारी बारीकियों को कैसे चेक किया जा सकता है? कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और बार बार इस तरह के माहौल जब सामने आता है तब कहीं ना कहीं हम लोग भी बातचीत करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं? इतिहास यही है कि जब जब वहाँ दंगा या किसी का कारनामा हो, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें आते हैं, शामिल होते हैं। वहाँ के एक बार सांसद बन गए थे। प्रदीप जी से जरा ले लेते हैं। प्रदीप जी, ये असामाजिक तत्व कौन से होते हैं, कैसे चिन्हित किया जा सकता है इनको? कैसे आप लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं और सरकार भी आप लोगों ने लंबे समय तक चलाया है। प्रदीप जी, जब रामनवमी के समय आता है तभी जो है कि वहाँ हिंदू लोग भड़क जाते हैं, हमारे हिंदू भाई जो है कि भड़कते हैं और ये माहौल खराब होती है। क्यों ऐसे विवादित जगह पर वैसा जो है कि आपको गाना बजाना है, उनका एरिया में जाना है, उनको ललकारना है, चिढ़ाना है, सब चीज चलिए ये तो प्रशासन को देखना है, खास करके जिस तरीके से सारी चीजें देखेंगे हम प्रदीप जी के पास आएंगे। जरा अमित के पास चलते हैं। रांची में जो घटना हुई है उसके बाद से तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो रिम्स पहुंचे हुए हैं, बड़े नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, रांची और झारखंड बंद करने की तैयारी है।
अमित, क्या कहेंगे, किस तरीके से वहां के माहौल को आप देख रहे हैं? रिम्स में आप मौजूद हैं। जी बिल्कुल राकेश, देखिए रिम्स का जो माहौल है वो काफ़ी गहमा गहमी वाला है, क्योंकि अब तक जो है कई बीजेपी के बड़े नेता जो है यहाँ आए हैं और अभी भी आ ही रहे हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है वो देखने को मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन सतीश को बोलूँगा कि आप थोड़ा अंदर आके रिम्स का जो वास्तविक माहौल है वो जरा दिखाएं, क्योंकि रिम्स में जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है इससे यही कयास लगाई जा रही है कि जिस तरह की जो हत्या हुई छोटी मोटी मर्डर नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मर्डर है। और पॉलिटिकल मर्डर को इसी से समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो है विधायक मांडू का गाड़ी लगा हुआ है, ये यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा अंदर में सीपी सिंह जो है वो गए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इसके पूरे परिसर में जो है ट्रामा सेंटर में मैं अभी खड़ा हूँ और ट्रामा सेंटर के पूरे परिसर में जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर जो है कुछ लोग अपने परिवार का इलाज कराने के लिए आए हैं, उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं की जो है काफी भीड़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब से कुछ देर में संजय सेठ की आने की भी जो है वो सूचना मिली है। हालांकि यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर पहले जो है विधायक सीपी सिंह जो है वो आए हैं और इसके साथ साथ जो है आपके जो कह सकते हैं मांडू के विधायक है वो भी आए हुए हैं। सभी कोई जो है ट्रामा सेंटर में है और ट्रामा सेंटर हम इंतजार करते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल होता है कल के लिए। हम चाहेंगे अमित कि अगर कोई बड़े नेता या किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बातचीत होगी तो आप जरूर कराएंगे। जरा चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, ये पूरे माहौल की चर्चा कर रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, पूरे राज्य की कानून व्यवस्था की तो बात करते ही हम लोग अमूमन, लेकिन धर्म, खास करके पर्व त्योहार और ऐसे मौके पे बार बार इस बात को लेकर चर्चा आती है कि कोई असामाजिक तत्व, वो असामाजिक तत्व किस रूप में देखते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। प्रदीप जी। कैलाश जी ने एक बात कर दी अपने वक्तव्य में कि क्या जरूरत है उनके एरिया में जाने जी, क्या मतलब सरकार ने बांट दिया क्या उनका एरिया इनका एरिया? किसी के बाप की सड़क है क्या कि उस एरिया में जुलूस नहीं? एरिया का मतलब मस्जिद एरिया का मैं बात कर रहा था। नहीं तो मस्जिद एरिया में नहीं जाने का प्रतिबंधित कर रखा है क्या सरकार? उस एरिया से कोई नहीं गुजरेगा। रांची में एकरा मस्जिद के पास से रामनवमी का जुलूस निकलता है कि नहीं निकलता है? क्या मतलब होता है ये कि उसका एरिया इसका एरिया? हमारे आप बताइए कि किसी हिंदुओं ने किसी उनके धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी की? मैं समझता हूँ कि कैलाश जी की जो मजबूरी है ना वो समझ में आ रही है। सरकार में है कोई मजबूरी नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरे नहीं इस तरह से नहीं, आपने अपनी बारी में बोल दिया। आते हैं कैलाश जी, आते हैं आपके पास, आते हैं, इस मुद्दे पे ही बातचीत करेंगे आज। आपको बता रहा हूँ, होली के 2 दिन पहले नामकुम में एक घटना, एक लड़का मारा गया, ठीक है, वो दुखद है खबर। किसी के परिवार के कोई सदस्य की हत्या हो जाए तो दुखद है, लेकिन जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को पेंट किया गया कि खटाल के लोगों ने उस बालक की हत्या कर दी और खटाल के लोग आक्रामक हैं और बाहरी भीति का जो विष फैलाया गया और 200 से ज्यादा लोग उसके घर पर अगर आकर घेराव करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी भी नीयत वैसे ही थी। ठीक है कि लॉस उनका हो गया, लेकिन समाज जो है इस तरह से अगर विद्वेष में आप बांटने की कोशिश करेंगे, जो अभी कैलाश जी ने किया कि उनका एरिया इनका एरिया, मस्जिद के सामने से नहीं गुजरना है, यही मानसिकता है जो वैसे लोगों को आत्मबल देता है कि आप चलिए उसी रास्ते पर अटैक कीजिए। जुलूस पर, होली का अगर जुलूस निकले तो उस पर अटैक कीजिए, अगर कोई सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस हो तो उस पर अटैक कीजिए। यहाँ तक कि गणेश विसर्जन में भी अब आपने देखा होगा कि नए नए प्रयोग करने इन लोगों ने शुरू कर दिए। तो सीपी सिंह ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिहादी तत्व जो है उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी की। इसमें गलत कौन सा है? निश्चित रूप से अपने आप को आप ये क्यों समझते हैं कि मैं ही जिहादी? चूंकि आपके चोट की दागड़ी में तिनका, आप पत्थरबाजी करेंगे तो आपका ही नाम लिया जाएगा। कोई एक आप बता दीजिए, शांति कमेटी की बैठकें हो रही हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, इस पर दृढ़ता से कोई क्यों नहीं कहता कि जो अपराधी तत्व हैं समाज में उनका सफाया हो? सिर्फ फोटो शूट के लिए चले जाना, थानेदार के साथ बैठकर पींगे बढ़ाना और चाय नाश्ता करके निकल जाने से मैं समझता हूं कि शांति समिति का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होने वाला है। शांति समिति इसलिए है कि कुछ चुनिंदा लोगों को, जो प्रमुख लोग हैं जिनकी बात समाज में सुनी जाती है, उनको अगर रखा गया है, उनकी भूमिका अपने आप में मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण भी है, निर्वहन भी करना होगा, नहीं तो सिर्फ लिपापोती करने से काम नहीं चलने वाला।
कैलाश जी, क्या लगता है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप लगता है कुछ बोलना चाह रहे थे अभी फिलहाल, और जिस तरीके से प्रदीप जी ने एक बार अपनी बात को रखी है उसके बाद से लगता है कि सरकार हम बोलना ये चाह रहे थे जी कि वो नामकुम खटाल के विषय में प्रदीप जी को तथ्यों की जानकारी नहीं है, उससे अवगत नहीं है। वहां पर होलिका दहन के दिन जो है कि वो कुछ आदिवासी समाज के, मैं अब बोल देते हैं, आप सुन लीजिए, आपको शायद पूरी जानकारी इसके विषय में नहीं है। आपने बोला हत्या शब्द का यूज किया, इसलिए मैं उस पर आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। वहाँ जो नामकुम खटाल है, जो यादव लोग जहाँ खटाल में रहते हैं, होलिका दहन के बाद दूसरे दिन वो लोग जो है कि 300-400 के करीब प्रशासन का बयान है, 300-400 के समूह में जो है कि खटाल में वो लोग जो है कि घुस गए, जबकि खटाल में कोई था नहीं, सब लोग दूध देने गए थे, कुछ महिलाएं थी और 2-4 कुछ लोग थे, बच्चे जैसे लड़के थे वहां पर। उन्होंने विरोध किया कि पर्व त्योहार है, हम लोग का होली आज छोड़ दीजिए, कोई भी बात होगा तो दूसरे दिन आके बात कर लीजिएगा। तब बोले नहीं, हम लोग जो है कि हम लोग प्लानिंग करके आए हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब आप किसी के घर में घुसिएगा, वहाँ महिलाएं हैं, आप साड़ी नोच रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, तो ये सब जो कि सभ्यता नहीं है। और वहां पर हत्या नहीं हुआ था, धक्का मुक्की के क्रम में वो लड़का सोनू मुंडा करके लड़का जो है कि गिर गया वहां पर। हम लोग खेद प्रकट करते, संवेदना व्यक्त करते हैं, काफी दुखद है। और उनको जो है कि रिम्स में ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए हम इस पर आपत्ति दर्ज करें, हत्या शब्द नहीं है। दूसरा चीज है कि ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए ये सब चीजों से बचना चाहिए। राजनीतिक विरोध होना चाहिए, विचारधारा का विरोध होना चाहिए, लेकिन जहां तक जिसकी जान सबका प्यारा है और ईमान भी बना रहना चाहिए। रहा सवाल प्रदीप जी ने बोला शांति समिति के बैठक जो भी प्रशासन करते हैं, ये तो परंपरा वर्षों से चलते आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि हेमंत सरकार महागठबंधन की सरकार ने गठित किया। चलिए, आपने जिस तरीके से बातचीत की है, खास करके कैलाश जी, प्रदीप जी, निश्चित तौर पे ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में तमाम राजनीतिक दल के लोगों को भी सोचना होगा। लेकिन हम अपने सहयोगी मोइजुद्दीन के पास जरा चलते हैं, क्योंकि मोइजुद्दीन अक्सर हमारे साथ जब काम करते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कई धर्म, खास करके तमाम धर्म के त्योहारों में बाकी जगहों पर जाके कवरेज करते हैं और उन अपने आप को उस रूप में ढालकर कवर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक मिसाल भी कायम करते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, दुर्गा पूजा हो, सरहुल हो, बाकी चीज़ें हो, तमाम जगहों पे जाकर, ईद हो, बाकी जगहों पे वे मौजूद रहते हैं और अपने काम को बखूबी करते हैं। जरा उनसे ही समझते हैं। मोइजुद्दीन, लगातार इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हैं, सामाजिक परिस्थितियों की बात करते हैं, सांप्रदायिक तनाव की जब बात आती है तब हम लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं, कैसा लगता है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार इन सारी चीज़ों को देखते हैं, पर्व त्योहार के साथ साथ इन सारी चीज़ों पर भी बारीकी से नज़र रखते हैं। बिल्कुल राकेश, देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय को अधिकार है कि अपने समाज को, अपने रीति रिवाज को, अपनी परंपरा को आगे लेकर चले। धर्म के आधार पर लोगों को इसलिए बांटा गया है ताकि लोग धर्म के साथ साथ सिस्टम में रहे, और अगर इस सिस्टम में कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व आते हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी समाज हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपराध को आगे बढ़ाएं। सीधे तौर पर झारखंड राज्य में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़े हैं और खास करके त्योहारों के मौके पर यह सवाल उठ रहा है कि ऐसे अपराधी कहां से आए हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात पर हो रही थी राकेश कि त्योहारों के समय में धर्म, तो कह सकते हैं कि धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, हमें धर्म और समाज ये इजाजत नहीं देता है कि हम अपने धर्म से बाहर जाकर के या किसी का नुकसान पहुंचाएं। हमने भी कई कार्यक्रम में गए, हमने भी कई कार्यक्रम में अपनी रिपोर्टिंग की है, वहां भी चाहे वो हिंदू के हो, मुसलमान के हो, क्रिश्चियन के हो, ईसाई के हो, जैन धर्म के हो, कहीं पर हमें ये नहीं समझ में आया कि ये कौन से जात के हैं, कौन से धर्म के हों, क्योंकि समाज में अगर रहना है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म हमारा इंसानियत होता है। और हम सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि हम एक भारतीय हैं और भारतीय हिसाब से हम अपनी नागरिकता के अनुसार अपने दायित्वों को समझ सके, यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन झारखंड राज्य की सियासत में जिस तरह से जात धर्म की राजनीति ने उत्पन्न किया है, एक बीज जो बोने का काम किया है लोगों ने, वो कहीं ना कहीं झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ तमाम लोगों को पीछे ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि हुक्मरानों को भी इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं हमें गर्क में ढकेलता नजर आ रहा है और इससे तमाम लोगों को बचने की जरूरत है। फिलहाल झारखंड में जिस तरह से सियासत चल रही है धर्म को लेकर के, इससे तमाम राजनीतिक दलों को भी बचने की जरूरत है, क्योंकि केवल खास करके कैलाश जी के पास पहले आते हैं, फिर बातचीत करते हैं। कैलाश जी, आपने सुना
किस तरीके से तमाम चीज़ें हम लोग करते हैं, तमाम लोग करते हैं, कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन सवाल प्रदीप जी का जो था सीधा सीधा कि आखिर हिंदुओं के पर्व के समय ये मामले क्यों उठते हैं ज़्यादा, ऐसा क्यों? ऐसे उदाहरण बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, बाबूलाल की जुबान से भी आ रहा था, आज संसद में भी इस पे चर्चा हुई है और साथ साथ विधानसभा में भी। क्या लगता है कि ऐसा कोई है क्या, ऐसा कौन लोग हैं, सांप्रदायिक तत्व किसे मानते हैं आप कि इस तरह के माहौल को बिगाड़ने की जानबूझ के कोशिश करते हैं? कैलाश जी से जरा समझते हैं पहले। देखिए, केवल इसको हिंदू से जोड़ के नहीं चलना चाहिए कि किसी भी जाति धर्म के लिए ये जो चिंता का विषय है। मैं तो बताया आपको, एक कोई भी त्योहार में ऐसा अप्रिय घटना होता है, और खास करके हम लोग का जो त्योहार है काफी जो है कि आपको क्या बोलते हैं, लोग आध्यात्मिक लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, पूजा पाठ को सौहार्द से काफी करते हैं, समूह में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, जगह जगह क्षेत्र में, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गाँव में, शहर में, कॉलोनी में, सभी जगह लोग झंडोत्तोलन करते हैं। तो इससे लोग अलग नहीं है, उसका हम समर्थक हैं। हम खुद जो है कि कई जगह जो है कि एज ए गेस्ट जाते हैं, जो सहयोगी जाते हैं, तो हम लोग तो यही तो हम लोग का परंपरागत जो है कि व्यवस्था है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि त्योहार में जो कि ऐसा ऐसा घटना हो जाता है, जो कि एक सवाल खड़ा होता है। अरे पूरे देश का भी प्रचलन बन गया है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। अभी आपको कुछ दिन पहले जो नमाज के समय में, जिस दिन हम लोग का होली पड़ गया था, नमाज को लेकर कितना जो है कि परपंच हुआ, कितना बयानबाजी हुआ, प्रशासन को सामने आना पड़ा, सामाजिक तत्वों को आना पड़ा, सामाजिक संस्थानों को आना पड़ा, राजनेताओं को आना पड़ा, सरकार को आना पड़ा। तो इसलिए जो है कि ऐसी स्थिति बनी है। पिछले बार याद होगा, ईद के दौरान में एक सांसद जो थे, पूर्व सांसद, उनका जो है कि हत्या कर दिया गया जेल चलाने के क्रम में। तो कई तरह के सब जो है कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं पूरे देश में। तो ये चिंता की बात है, और केवल झारखंड की बात नहीं है। चलिए, चिंता की बात तो है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता कह सकते हैं प्रदीप जी, जिस तरीके से आप लोग बातचीत करते आए, कई उदाहरण खास करके आप लोग की पार्टी की तरफ से लगातार आते रहे हैं। हजारीबाग की घटना में पथराव जिस तरीके से हुआ है, उसकी आज ही चर्चा हुई है। गिरिडीह में होली के दिन जो मेरे पास कुछ चीजें, संकेत की कुछ रिपोर्टें आई थी, पेट्रोल बम, बोतल, पत्थर, गाड़ियों में आग, और जब गिरफ्तारी हुई दोनों पक्षों के खास करके नामजद आरोपी बनाए गए, 40-40 और 11-11 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना आई थी। ये उस समय भी कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हुआ था प्रदीप जी, और कई सवाल आपकी तरफ से भी खड़े हुए थे, और कई बड़े नेताओं ने भी कहीं ना कहीं चर्चा के दौरान इस पर अपनी बातों को रखने की कोशिश की थी। आप लोग बड़ी पार्टी है, तमाम जगहों पर आपके कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ फीडबैक मिलता है आपको, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप लोग भी जब बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई एक आधार होता है आपके पास। हेमंत राज में प्रशासन निष्पक्ष नहीं है। तो होली की जब जुलूस निकाली जा रही थी, लोग गाते बजाते सड़क से जा रहे थे गिरिडीह में, और उन पर जब हमला किया गया पेट्रोल बम से, बोतलों से, तो कार्रवाई तो जिन लोगों ने उपद्रव मचाया था उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन जो है ना, बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में कुछ हिंदुओं को भी बुक कर दो, कुछ मुस्लिमों को भी बुक कर दो। मैं समझता हूँ ये तरीका उचित नहीं है, और इसी को लेकर हमारे नेताओं ने आपत्ति दर्ज की थी। प्रदीप जी, जरा आपको रोकते हैं, एक बार रोकते हैं, जरा अमित के पास चलते हैं, रिम्स के परिसर में चलते हैं, जहां पे संजय सेठ जी पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं खास करके, और जिस तरीके से वहां के माहौल के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं। अमित जी, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके की परिस्थितियां वहां दिख रही हैं, और क्या कुछ माहौल दिख रहा है वहां पे? नेता जो है वो पहुंच चुके हैं। अभी संजय सेठ, सांसद संजय सेठ जो है वो जस्ट पहुंचे हैं, और सीपी सिंह जो है कुछ देर पहले आ चुके थे। साथ ही सुदेश महतो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके साथ साथ जो है नवीन जायसवाल भी मौजूद हैं। तो इस तरह कह सकते हैं। अमित जी, क्या लगता है आपको, किसी से बात हो सकती है, कोई राजनीतिक दल के नेता जो लोग वहां मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो सकती है? अगर तो जरा उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर इस माहौल को कैसे सुलझाएंगे, कैसे सल्टाएंगे। ये लगातार हत्याएं हो रही हैं, मुझे लगता है कि एक बार बातचीत करने की कोशिश हो सकती है। लगता है कि अगर परिस्थितियां बनती हैं तब आप बातचीत करेंगे, नहीं तो थोड़ी देर में फिर बातचीत करने की स्थिति बनेगी। लेकिन माहौल के बारे में आप बताते रहे। लोकतंत्र में कहीं क्या कर रहे हैं, हिंसा की जगह नहीं।
चलिए जरा देखते हैं, खास करके रिम्स के बाद में हम कोशिश करेंगे कि अमित से हम कुछ लोग नेताओं की बातचीत कराएं, जो भी नेता मौजूद हैं, आगे की क्या रूपरेखा तय की जाएगी आंदोलन की, ये भी देखेंगे। प्रदीप जी, ये बड़ा सवाल पे हम चर्चा कर रहे थे, खास करके कि कब रुकेगा पथराव, इस नाम से हम चलना चाह रहे थे। आपने भी देखा कि कई चीजें सामने आ रही थी। क्या लगता है कि आपके भी कार्यकर्ता हैं, कई जगहों पे आपके संगठन के लोग हैं, क्या कुछ तथ्य और तर्क आपके पास आते हैं? आप खुलकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट मानती है कि अगर समाज में कोई भी विद्वेष फैलाने की कोशिश करे तो हम उसको इस चश्मे से नहीं देखते कि वो हमारा है या पराया। कार्रवाई किसी के खिलाफ भी होनी चाहिए, लेकिन अगर चिन्हित है और घोषित है कि हजारीबाग में जब बारंबार हो रहा हो, गिरिडीह में बारंबार हो रहा हो, दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन में पिछली दफा जिस तरह से हमले किए गए, तो ये मैं समझता हूं कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और सीपी सिंह राज्य के वरिष्ठ विधायक हैं, 7वीं बार वो चुनकर आए हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि राज्य में जो समस्याएं व्याप्त हैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। हालांकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई त्वरित और कठोर कार्रवाई करे, लेकिन हम अपने दायित्व के निर्वहन से पीछे भी नहीं हट सकते। अब जहां तक प्रश्न है कि हेमंत सोरेन जी का, अगर राजधानी में नाक के नीचे इस तरह के किलिंग्स हो रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। और जिस तरह से कारोबारियों पर हमले किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, उग्रवादियों के द्वारा लेवी वसूली की कार्रवाई की जाती है, तो अब सरकार को देखना है कि भाई अगर आप निवेश लाना चाहते हैं राज्य में, तो कानून व्यवस्था के अगर हालात अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी आने नहीं आएगा, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो चांदी के चम्मच लेकर जो पैदा हुए हैं वो तो अपनी जगह पर पहुंच ही जाते हैं। कैलाश जी, लेकिन जो कैलाश जी, सरकार आपकी है, सरकार के पास पूरी मशीनरी है, पूरा सिस्टम है, हत्याएं हो रही हैं, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं बीजेपी के लोग। और साथ साथ मुझे लगता है कि कल जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, रांची बंद की सूचना है, झारखंड बंद की सूचना है, विधानसभा का सत्र भी है, और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी सवाल तो खड़ी कर रही है। कैसे जवाब देंगे आप सदन के अंदर, सदन के बाहर, दोनों जगह? कई बार रिपीट किया है कि सरकार का, किसी भी सरकार का प्रथम दायित्व होता है राज्य का विधि व्यवस्था, और प्रशासन ने कई बड़ा बड़ा भी काम किया है। अभी चाहे व्यवस्था में देखिए, नक्सलियों के खिलाफ में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, और ये घटना दुखद है। और राज्य के प्रशासन के लिए भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, प्रशासन के लिए एक चुनौती है, प्रशासन को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, और वैसे तत्वों को पहचानने की जरूरत है कि कौन ऐसे लोग जो है कि अपराधी, जो है कि अपराध कर रहे हैं अपराधी के रूप में। तो ये सरकार के लिए चिन्हित करने की, प्रशासन को चिन्हित करने की जरूरत है, और प्रशासन इसमें कहीं भी जो है कि कोताही नहीं बरते, और कोई भी पक्ष का लोग हो, कोई भी लोग हो, सार्वजनिक करना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, और प्रशासन को जो है कि और चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर लूज पुज होने से सवालिया निशान निश्चित तौर पर होगा, विपक्ष भी सवाल उठाएगा, सत्ता पक्ष भी उठाएगा, हमारे जैसे लोग भी उठा सकते हैं। अगर प्रशासन की लापरवाही रहेगी तो हम इसे पीछे नहीं, समूचे लोगों में से नहीं है जो लिपा पोती करे, बात करे। अगर किसी का जान जा रहा है, किसी का बेटा हो, बेटी हो, किसी के पति हो, किसी के पिताजी हो, और इस उम्र में अगर किसी का जान चले जाए तो अत्यंत दुखद है, अत्यंत दुखद घटना है। ऐसे घटना का किसी तरीके से जो है कि उसका सरोकार नहीं किया जा सकता है, बचाव नहीं किया जा सकता है। प्रशासन के लिए चुनौती, और प्रशासन पर सवाल उठेगा, और प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा, निश्चित तौर पे देना पड़ेगा। मोइजुद्दीन के पास एक बार आते हैं। मोइजुद्दीन, क्या सूचना है? कल आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, आज सुबह बीजेपी, कई संगठन खास करके कहीं न कहीं बंद का आह्वान किया जा रहा है, उसके बाद से इसके विरोध में तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास अब तक आ पाई है? में लोकसभा के अंदर था। एक्शन की बात करेंगे तो इससे पहले राकेश बता दें कि जिस तरह से खास करके झारखंड पुलिस ने अपराध नियंत्रण को लेकर के लगातार अपनी मुहिम चला रखी है, बावजूद पूरे झारखंड राज्य में साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि संजय सेठ जी जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। संजय सेठ जी से क्या बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं पहले। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब से यह सरकार आई है कि हत्या का दौर नहीं चला। ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लिए होनी चाहिए कि आज रांची में, आज झारखंड में आज गोली नहीं चली, कोई हत्या नहीं, क्योंकि आम बात है हत्या होना। और आपसे नहीं संभल रहा है तो अन्य राज्य से सीखो, योगी मॉडल लागू करो। आपके सामने साक्षात उदाहरण है, उत्तर प्रदेश से अपराध कर्मी
उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, जो जेल में वो बेल नहीं ले रहे। और यहां पर अपराध कर्मी खुलेआम, उनको पूरी तरह छूट है। हत्या, डकैती, चोरी, माने अपराध सर चढ़ के बोला। रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है झारखंड में, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। और इसी कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हुई है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने आज उसने बंद बुलाया है। कल मैं झारखंड की जनता, रांची की जनता से आह्वान करने आइए, इस अपराध के खिलाफ, बढ़ती कानून व्यवस्था के, गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरिए, क्योंकि आज कोई महफूज नहीं है। तो इसके खिलाफ हम सब कल सड़क पर उतरेंगे और तब तक उतरेंगे जब तक यह कुंभकर्णी नींद टूटेगी। पुलिस अफसर एसी के कमरे में बैठे रहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज 10 आदमी खड़ा कर लो और बोलो कि भाई इसमें एसपी कौन है, नहीं पहचान पाएंगे। तो एसपी राउंड नहीं लेते, वो एसी में कमरे में बंद रहते हैं, तो अपराध कहां से रुकेगा? तंत्र पूरी तरह कोलैप्स है, शासन पूरी तरह कोलैप्स है, और इसके खिलाफ कल हम सब सड़क पर उतरकर पुरजोर विरोध करेंगे। और परसों लोकसभा में भी, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में भी, इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सत्र चल रहा पूरे महकमा है और सीएम का भी आवाज है उस। अरे आप देखो ना, हम तो वही कह रहे हैं ना, जब अपराध कर्मियों को छूट मिल जाए, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? क्या हुआ? आप पूरी लिस्ट देख लो, जिस दिन से सरकार का गठन हुआ आज तक, निकालो। ठीक है, कितना अपराध हुआ। संजय सेठ जी को सुन रहे थे हम लोग, और जिस तरीके से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी, आज दिल्ली से वापस लौटने के साथ ही सीधे पहुंचे हैं रिम्स, और कहीं न कहीं उनके परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। कल की तैयारी का जायजा भी लेने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है। जरा प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है, ये बंद का आह्वान किया जा रहा है, सदन चल रहा है, खास करके संजय सेठ ने साफ तौर पे कहा है कि लोकसभा राज्यसभा में भी सवाल खड़े किए जाएंगे कानून व्यवस्था को लेकर के, और कहीं ना कहीं विधानसभा में तो सवाल खड़े होना तय माना जा रहा है। क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं आप तमाम मुद्दों को? राज्य की जनता ने जो विपक्ष का दायित्व हमें दिया है, उसके तहत जो संवैधानिक तरीका है उसके अंतर्गत सदन में भी हम अपनी बात रखेंगे। और जो हत्या हुई है अनिल टाइगर, उसके खिलाफ जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तो उसका मैं समझता हूं कि कल रांची बंद के माध्यम से आह्वान है और सरकार के खिलाफ अपनी विरोध का तरीका है ये, कि सरकार कम से कम जागे और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी सजा तय की जा सके। इस तरह से नहीं कि सालों साल मुकदमा चल रहा हो और फिर बेल पर बाहर आकर वो अपराध करें, फिर पकड़े जाए। वहाँ बिल्ली का खेल नहीं चलना चाहिए। सरकार को कैलाश जी, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, खास करके जिस तरीके से संजय सेठ ने कहा, तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं, आजसू के नेता कह रहे हैं, एक बात और सामने आई, यूपी मॉडल लाने की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि झारखंड में इसकी जरूरत महसूस कर रही है सरकार? किस तरीके से सोच सकती है, किस तरीके से बातचीत कर सकती है अपराधियों पे लगाम लगाने को लेकर? प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रहा है, और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है, तो सबसे कमजोर मंत्री है। राज्य के लिए, रांची के लिए, राजधानी के लिए कुछ नहीं किया। इनके बातों को हम तवज्जो देना नहीं चाहते हैं। रहा सवाल, इनकी संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपने भी बताया, जानकारी चला कि इनके हत्या में किसी को प्रशासन ने गिरफ्तार भी किया है। तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर रही है, प्रशासन अपने से चूक नहीं रही है और छापामारी कर रही है, जहां तक पता कर रही है जो रिपोर्ट। चलिए कैलाश जी, तमाम चीजें हैं, सरकार निश्चित तौर पे कार्रवाई करती है, करेगी भी, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपराधियों को पकड़ने की भी कोशिश की जाएगी। सवाल ये बनता है कि आखिर किस तरीके से राज्य में अमन शांति की स्थिति पैदा होगी? क्या अपराधी दहशत में रहने के लिए मजबूर होंगे? क्या अपराधियों पे नकेल कसने की तैयारी होगी? और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अपराध ना हो,
इसका कैसे कैसे कहा जा सकता है कि गारंटी ली जा सकेगी, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, सांप्रदायिक रूप से तनाव देखने को मिल रहे हैं, ये तो न राज्य के लिए अच्छा है ना ही समाज के लिए अच्छा है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं इस घटना ने पूरे रांची को, पूरे राज्य को एक बार फिर से कहीं ना कहीं शोक संबित कर दिया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा भी दिखाई पड़ेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रांची बंद का आह्वान किया गया है, हो सकता है कि झारखंड बंद का भी आह्वान किया जाए और साथ साथ ये भी कहा जाए कि सदन की कार्रवाई होनी है, यानी कि विधानसभा की। क्या कुछ होगा, किस तरीके से बंद में लोग समझेंगे, किस तरीके से लोगों का रुख दिखाई पड़ेगा, राजनीतिक दल की सोच कैसी होगी और साथ साथ सरकार और पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी, इस पर भी हमारी नज़र दिन भर बनी रहेगी। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।